हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज ही हमारी पहली क्लास है यूजीसी नेट हिंदी के लिए पेपर 2। ये ध्यान रखेंगे कि मैं आपको पेपर 2 पढ़ाऊंगी। मेरा नाम है डॉक्टर श्रुति गौतम, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर आज तो खैर पहली क्लास है तो थोड़ी ऐसी हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से हम क्लास में पढ़ेंगे, क्या आपकी तैयारी रहेगी, किन किन मुख्य पुस्तकों को आपको जो है आज से ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए इत्यादि। और थोड़ी सी हम बात करेंगे सिलेबस पर भी कि कैसे कैसे हम जो है सिलेबस आपका तैयार करेंगे इत्यादि, किस प्रकार से तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सवाल किस पर ज्यादा बेस्ड आते हैं उन पर भी हम बात करेंगे, यानी आपका टेक्स्ट उस पर भी हम पूरी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि दो चीजें हैं। क्या? ठीक है, नेट और जीआईएफ। सबसे पहले एक आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। मैंने बीच में स्लैश भी लगाया हुआ है। ठीक है, हालांकि आजकल जब एग्जाम हम देते हैं तो 3 कैटेगरीज होती हैं। पहले अगर मैं बात करूंगी आज से कुछ साल पहले की बात, तो ये 2 कैटेगरीज ही हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अब 3 कैटेगरीज होती है। 3 हमारी कैटेगरीज कौन कौन सी होती है कि नेट जेआरएफ हो गया, यानी यहाँ पे हो गया आपका ओनली फॉर पीएचडी। ठीक है, दूसरा नेट और फिर जेआरएफ। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। तो ये 3 कैटेगरीज बेसिकली आपकी होती है जब आप एग्जाम देते हैं। ओनली कैटेगरी का मतलब क्या होता है, यानी कि यदि आप मान लीजिए आपने तैयारी की और अगर आपका केवल हुआ ओनली पीएचडी, ठीक है, यानी आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल है, केवल और केवल पीएचडी करने के लिए एलिजिबल। ठीक है, यानी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, आपका आप इंटरव्यू दे सकते हैं, दैट्स इट, ये होगा, यानी एलिजिबल फॉर पीएचडी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, नेट। नेट का मतलब क्या था, नेट से क्या फायदा, क्या नेट अगर क्लियर होता है तो पीएचडी नहीं कर सकते? नहीं, नेट अगर हो सकता है, नेट अगर आपका होता है तो आप पीएचडी भी कर सकते हो और साथ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एलिजिबल हो, यानी पीएचडी प्लस क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, तो पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये दोनों ही, इन दोनों चीजों के लिए आप जो है एलिजिबल हो, ये ध्यान रखेंगे। ओके, यानी आप पीएचडी भी कर सकते हो, पीएचडी में एनरोल भी हो सकते हो और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स हैं वो भी दे सकते हो। पढ़ने पढ़ाने के लिए आप बिल्कुल सक्षम हो चुके हैं। ठीक है, और अब तीसरी चीज होती है हमारी क्या, जेआरएफ। ओके, जेआरएफ बेसिकली क्या है कि आप पीएचडी भी कर सकते हो प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, और प्लस आपका एक हो जाता है जो आपको ग्रांट मिलता है, जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है जो पीएचडी करने। ठीक है, समझ आई बात या नहीं? तो ये 3 चीजें होती है, समझ आ गई बात? तो स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है। ये तीनों चीजें आपके सामने, अब आप खुद बताइए सोचकर इन तीनों में से सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा है, केवल पीएचडी या पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर, या पीएचडी भी असिस्टेंट प्रोफेसर भी और भाई जो है सरकार से स्कॉलरशिप प्राप्त करना। ऑब्वियसली ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे, तीसरा वाला सबसे बढ़िया है, इसी पर हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, इसी पर हमें फोकस करना चाहिए। तो जब हम बोलते हैं नेट जेआरएफ, तो आज से हम केवल जेआरएफ की तैयारी करेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, जेआरएफ क्लियर करना। नेट तो फिर ऑटोमेटिकली हो ही गया है ना, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आप एलिजिबल हुई। तो जेआरएफ हमारा जो है क्या है, लक्ष्य रहेगा। बड़ा लक्ष्य हमेशा बनाना चाहिए,
है ना। फिर बाकी तो सब उसमें समेट लिए गए। देखो यहाँ ओनली, यहाँ PhD भी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो गया, स्कॉलरशिप। समझ आ रही है बात या नहीं? इसीलिए हमें क्या कोशिश करनी है, JRF की कोशिश करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, डर बहुत लगता है, कैसा पेपर आएगा, सिलेबस काफी बड़ा है, कैसे तैयारी होगी, तो ये डर लगता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ये डर केवल आपके इकलौते का डर नहीं है, ये जितने भी बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं सबको ये डर लगेगा, डर लगता है। डर से कैसे निजात पाना है ये मैं आपको बताऊंगी। आपको पता है मैंने भी JRF का पेपर दिया था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। ठीक है, क्यों हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैंने दूसरा अटेम्प्ट नहीं दिया। मैंने सोचा था कि अगर देना है तो एक ही अटेम्प्ट दूंगी, होगा तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। ऐसे हम बोलते हैं जब हम तैयारी करते हैं। और जब एग्जाम देने के बाद में घर आई तो मुझे लगा कि JRF तो नहीं होगा, नेट जरूर हो जाएगा। नेट तो पक्का था कि हो जाएगा, लेकिन वहां कुछ क्वेश्चन थे जो शायद मेरे पास नहीं थे। जब बाद में रिजल्ट आया तो JRF ही हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि आपको पहले ही पता चल जाएगा। जो बच्चे सोचते हैं कि मतलब रिजल्ट आएगा तब रिजल्ट मालूम चलेगा, नहीं। जो बच्चे मेहनत करते हैं, याद रखिएगा कि वो उसी दिन उनको पता चल जाता है कि उनका नेट निकलने वाला है कि JRF निकलने वाला है, कुछ भी। समझ आ रही है बात या नहीं? तो हमको तैयारी ऐसे ही करनी है कि जिस दिन हम एग्जाम देकर आए उसी दिन हमको मालूम चल जाए कि हमारा तो JRF निकल ही जाएगा, कोई समस्या ही नहीं। हम क्यों इंतजार करें इतना लंबा नेट JRF के रिजल्ट का? हमें पता है कि हमारा रिजल्ट हमारा निकल जाए, अभी निकल जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमें तैयारी करनी है किसकी, JRF की। अब तैयारी में भाई डर लगता है, ठीक है, सिलेबस बहुत बड़ा है हमारा। एक बार हम चलो देखते हैं। तो हिंदी साहित्य के पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। कौन सा, पेपर 2। ठीक है, देखो क्या है। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास। या मैं अभी खैर मैं यूनिट वाइज नहीं लिख रही हूँ, हालांकि यूनिट वाइज आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो मैं लिख देती हूँ हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक है, ठीक है, पहली हमारी यूनिट जो है ये है। अब मैं सारे 10 यूनिट यहाँ नहीं लिखूंगी, 2-3 हेडिंग्स में लिख दूंगी कि हाँ आपके सिलेबस में पूरा है क्या। दूसरा हमारा क्या हो गया, यहाँ हम देख सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग अगर हम आ जाए तो हमारा चलेगा पूरा इधर। हाँ, यूनिट दूसरी हमारी हो जाएगी क्या, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, गद्य पद्य सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर है साहित्य शास्त्र यानी काव्य शास्त्र। ठीक है, और पाश्चात्य और जो हमारे काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, दोनों ही इसके अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा ये हो गया, चौथी है हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि। ठीक है, अब आप वैचारिक पृष्ठभूमि पे भी एक एक करके खैर मैं आऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, चलो वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी यूनिट है वो यूनिट नहीं, हम उसको टोटल लिख देंगे क्या, हमारा क्या, टेक्स्ट जो लगा हुआ। ठीक है, तो विधाएं, समझ आ गई बात यानी विधाएं, टेक्स्ट। ठीक है, ये पूरा देखो 4 यूनिट हो गई। अब 5वें से लेके और 10वें तक केवल यही सबसे ज्यादा विस्तृत यही है आपका क्या, टेक्स्ट। इस पर हमें खूब ज्यादा फोकस भी करना है। अब कैसे फोकस होगा इस पर, कि आपकी कहानियां हैं कुछ, है ना। अभी चलो हम धीरे धीरे बात करते हैं। तो कहानियां इत्यादि सब कुछ है।
अब देखिए, ये हो गई बात, ये आपको यहाँ समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। अच्छा, एक चीज मैं बता रही थी आपको, क्या, एक चीज और ध्यान रखेंगे इसमें, यदि आप मान लीजिए जेआरएफ करते हैं, जेआरएफ की तैयारी करते हैं, तो इससे आपकी एक और चीज हो रही है। क्या चीज हो रही है? अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जेआरएफ मान लीजिए क्लियर हो गया, नेट क्लियर हो गया, तो आराम करते हैं कि अभी कुछ साल आराम करेंगे और फिर हम करियर की टेंशन लेंगे, है ना, देखा जाएगा, फिर से पढ़ेंगे। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि नेट क्लियर होते ही, जेआरएफ क्लियर होते ही ऑब्वियसली वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या है, एलिजिबल है। स्टेट के एग्जाम्स आते रहते हैं, ठीक है, स्टेट के फॉर्म्स आते रहते हैं, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के। वो बच्चा क्या करता है, जो समझदार होता है, वो सारे फॉर्म्स को भरता है और तैयारी करता है। सिलेबस तो लगभग सेम है, यानी सिलेबस आप ये मान लीजिए यहाँ तक, ये जो यूनिट है इतना तो आपका बिल्कुल सेम ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। एक आध दो टॉपिक इधर उधर होंगे, दैट्स इट, ठीक है। हिंदी भाषा उसका विकास, हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य शास्त्र, वैचारिक प्रश्न, ये 4 जो यूनिट है हमारी, ये हर एग्जाम्स में होती है, ये ध्यान रखिए। हर कोई भी आप एग्जाम उठा लो, इनमें सेम ही है। बदलती कौन सी है? बदलती है ये विधाएं, टेक्स्ट हमारा बदलता है, लेकिन टेक्स्ट भी इतना नहीं बदलता, बदलता है, लेकिन आप देखोगे कि जेआरएफ के पेपर में आप बहुत सारा टेक्स्ट ऐसा है जो उन एग्जाम्स की तैयारी भी आपको करवा देगा, यानी आपको कम मेहनत करते हैं। तो समझदार बच्चा क्या करेगा? समझदार बच्चा क्या करेगा कि वो केवल और केवल जेआरएफ की तैयारी नहीं करेगा, बल्कि वो इससे आगे की चीज सोचेगा, है ना। और आप बिल्कुल समझदार हो, आप आगे के बारे में सोचोगे कि जैसे जेआरएफ का रिजल्ट आया मान लीजिए आपका, और मान लो उसके 2 महीने बाद ही कोई फॉर्म आया हुआ है, आप बिल्कुल उसको फिल कर सकते हो और आप एग्जाम क्रॉस भी कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, जो आपने जेआरएफ में पढ़ा था, जो आपने नेट में पढ़ा था, उसका बस रिवीजन आपको लगातार करते रहना चाहिए, वो रिवीजन आपका खत्म नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या होता है कि वो बच्चा केवल एक जेआरएफ की तैयारी से अपना करियर भी बना लेता है। देखो, जेआरएफ करियर नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जेआरएफ या नेट करियर नहीं है, ठीक है। ये आपके लक्ष्य तक पहुंचने की एक सीढ़ी है, ठीक है, कि आपको एक अपने लक्ष्य तक ये पहुंचा। क्योंकि मान लीजिए आप नेट हो और आपकी नौकरी न लगे, तो नेट अगर आपका भी है तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए स्कॉलरशिप मिल रही है, तो भी वो स्कॉलरशिप पूरे जीवन तो मिलने वाली नहीं है, 5 साल मिलेगी, ठीक है। पीएचडी पूरी स्कॉलरशिप बंद, अब पीएचडी आप 10 साल भी खींचोगे तो भी आपको 5 साल की स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी वो केवल एक सीढ़ी मात्र है। कुछ लोग क्या करते हैं, नेट जेआरएफ कोई लक्ष्य बना लेते हैं जीवन का, वो लक्ष्य नहीं है, ये ध्यान रखना, वो केवल और केवल एक सीढ़ी है, और सीढ़ी तक हमें पहुंचना है, ठीक है। तो सीढ़ी और हमारा लक्ष्य क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, क्योंकि यदि आपने एकेडमिक्स की लाइन चुनी है तो आप तो क्लियर होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना ही है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि आपको केवल जेआरएफ की तैयारी नहीं हो रही है, यहाँ पे आपके करियर यानी आपके लक्ष्य को तक पहुंचने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। तो जो गलती बाकी बच्चे कर देते हैं कि आराम करते हैं, अभी जेआरएफ हो गया, ठीक है, 2-4 साल बाद सोचेंगे, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उनको लगता है कि ठीक है, अभी 1-1.5 साल और मेहनत कर लेते हैं फिर आराम, और वो सफल हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि ये तैयारी केवल आपकी जेआरएफ की नहीं हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो हिंदी भाषा और इसका विकास, तो जो भी हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, जो परिवार है, उसके बाद जो है अगर हम देखेंगे तो लिपियां, बोलियां, उपबोलियां, क्षेत्र बोलियों की, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, ये जो हमारे होते हैं, ये जो हमारी यूनिट है, ये पूरी यूनिट पता है किस प्रकार की है? इसमें से डायरेक्ट सवाल ही आता है, यहाँ घुमा फिरा के उतना सवाल नहीं आएगा। हालांकि अगर हम एक्सप्लेनेशन वाले सवाल में बात करते हैं जो इसमें से आते हैं, तो वो बेसिकली आएंगे, जैसे आपके अनुच्छेद हो गए हिंदी की, अनुच्छेद हिंदी भाषा वाला, ठीक है, उसमें से आएंगे, या फिर आपके हो गए मान लीजिए कि आपको संपर्क भाषा, इन सब में अंतर बताना है, तब आएंगे, यानी चांसेस कम है। इसीलिए ये गेनिंग टॉपिक है, ठीक है, गेनिंग मार्क्स गेनिंग यूनिट है आपकी, कौन सी? पहली, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट सवाल आएगा,
ठीक है, कौन सी बोली कहाँ की है, इसकी बोली की उपबोली कौन सी है, ये किस क्षेत्र से है, ये सब डायरेक्ट सवाल होते हैं। यहां से आपके नंबर कटने ही नहीं चाहिए, है ना, जो मैं बताती जा रही हूँ। ठीक है, और कौन सा होता है, और एक और होता है साहित्य शास्त्र। समझ आ रही है बात या नहीं? हाँ, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, पर वो उतने कठिन नहीं होते कि आप उनको ना हल कर पाए। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होती है, ये बात ध्यान रखें। कोई समस्या नहीं होती है, आप आराम से जो है बच्चों को, आप जो है आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा आपको इसमें समझना है, that's it। तो बाकी इससे डायरेक्ट सवाल आते हैं, जैसे इस बार एग्जाम में आए थे, हाँ, क्योंकि ऑनलाइन होता है तो इसलिए एग्जाम पेपर मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, जो भी है मेमोरी पे जो भी याद आते हैं बच्चों को बताते हैं कि इस बार भी जैसे एग्जाम में आया था कि काव्य शास्त्र जो आचार्य थे उनके नाम इत्यादि, ठीक है, कौन से आचार्य का कौन सा संप्रदाय है इत्यादि। तो एकदम डायरेक्ट सवाल है, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है, या परिभाषा आ जाएगी। कुछ जैसे प्रसिद्ध परिभाषाएं भी है ना, उसकी जैसे अलंकार की हो गई, ठीक है, और भी जो संप्रदाय हो गई, और जो महत्वपूर्ण हमारे आचार्य हैं उनकी परिभाषाएं, संस्कृत की पंक्तियां ऐसे लिखी हुई आ जाती हैं कि हाँ बताइए किसकी पंक्ति है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, इतनी बात क्लियर है। यानी साहित्य शास्त्र भी आपका, यदि ज्यादा हम देखेंगे, अगर मैं इसको परसेंटेज में बोलूं तो इसको मैं 80-20 रखूंगी, यानी 80% हमारे जो सवाल इसमें से बन रहे हैं वो डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, यानी वन लाइनर होंगे, मिलान जो भी है, ठीक है, डायरेक्ट बनेंगे, आप आसानी से उनको कर सकते हो। और जो आपके 20% है वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, लेकिन वो उतने कठिन कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं होते कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, जैसे आप रस पढ़ रहे हैं, अब रस में आपने विभाव पढ़ा, अनुभाव पढ़ा, स्थायी भाव पढ़ा, ठीक है, संचारी भाव पढ़ा, बिल्कुल इससे एक्सप्लेनेशन सवाल आ सकता है कि रस किसको कहते हैं, ठीक है, रस से साधारणीकरण का क्या संबंध है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़े से आपको समझने रहेंगे, आप आराम से इन्हें हल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है, अब आपकी एक यूनिट है, सबसे जो विस्तृत यूनिट में बोलूंगी वो दूसरी वाली है, टेक्स्ट की बात। टेक्स्ट की तो खैर मैंने अभी बात ही नहीं की है। ठीक है, है ना, तो टेस्ट की अभी हमने बात नहीं की है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि साहित्य शास्त्र हो गया। अब वैचारिक पृष्ठभूमि पे पहले हम बात कर लेते हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि में देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ आ जाओ जरा, यहाँ मान लो हम वैचारिक पृष्ठभूमि में आ गए। ठीक है, भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, ये सब। अच्छा, इसमें से आधी जो चीजें हैं आपकी, यहाँ तक आप आ जाओ, शुरुआत की जो चीजें हैं ना वो हमारी आधुनिक काल की शुरुआत में ही पूरी हो जाएंगी। कहाँ पूरी हो जाएंगी, आधुनिक काल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी ये कुछ तो हमें पढ़ना पड़ेगा, वो भी इतना कुछ कठिन नहीं है। हाँ, इससे कॉन्सेप्चुअल सवाल बिल्कुल आ सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, जैसे कोई दर्शन किसी ने दिया हो तो सीधा नाम पूछने के लिए आ सकता है कि ये जो मत है, जो दर्शन है, किसका है क्या। तो यहाँ से ये तो बिल्कुल आपके तभी पूरे हो जाएंगे, यहाँ से कॉन्सेप्ट वाले सवाल ही बनेंगे, यहाँ से भी कॉन्सेप्ट वाले सवाल बनने की ही उम्मीद हमें रहती है। तो जो कॉन्सेप्ट वाले सवाल है हमें पता ही है, तो ऑब्वियसली उन पर हम ज्यादा फोकस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे। ठीक है, अच्छा देखो, साहित्य शास्त्र में भी आप देख सकते हो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें भी अगर पाश्चात्य में देखेंगे तो प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कॉलेज, ये 6 ही है बस। ठीक है, तो 6 ही एक्चुअली हर एग्जाम में ये 6 ही आपको सिलेबस में दिखाई भी देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आता है हमारा क्या, साहित्य का इतिहास। ये बड़ा है, ये 2 भागों में हमें मिलता है, एक तो पद्य और एक गद्य। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। तो आदिकाल पद्य भी इसमें होगा और गद्य भी होगा। ठीक है, पद्य भी इसके अंतर्गत होगा और गद्य भी होगा। अच्छा, एक चीज और है आपकी, 1 मिनट रुकेंगे, एक चीज, हाँ,
इसमें ये ध्यान रखना कि थोड़ी सी व्याकरण भी है उसका विकास, और यहाँ हम व्याकरण भी लिखते हैं, हिंदी व्याकरण। तो उससे भी डायरेक्ट सवाल आते हैं, तो वो मैं आपको खैर बताऊंगी, डोंट। ठीक है, अब साहित्य शास्त्र हमारा आ गया, वैचारिक। ठीक है, वैचारिक पृष्ठभूमि हमने कर ली। अब आया हमारा क्या, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो बिल्कुल सबसे बड़ा हम मान सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम समझ भी लेंगे। ठीक है, क्या हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये मोटे तौर पर हम देखेंगे तो 4 भागों में वर्णन है इसका। इसमें लेकिन शुरुआत से हम सीधे काल पे थोड़ी आ जाएंगे, पहले हमको पढ़ना पड़ेगा साहित्य इतिहास। दर्शन, ठीक है, तो साहित्य इतिहास दर्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा। साहित्य का इतिहास क्या है ये दर्शन। ठीक है, पाश्चात्य में इसको पश्चिम में इसको किस तरीके से सोचा जाता है, या भारत में इसका क्या दृष्टिकोण है, ये सारी भारत के जो विद्वान है उनका क्या दृष्टिकोण है, ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी पड़ेगी। कौन कौन हमारे महत्वपूर्ण जो है इतिहासकार हैं जिनको हमें पढ़ना ही पढ़ना है, कब से हमारा इतिहास लिखा गया, ठीक है, व्यवस्थित कब हुआ, पहले किस भाषा में लिखा गया, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत जो है आ जाएंगी, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, साहित्य इतिहास दर्शन के बाद एक चीज आती है नामकरण। ठीक है, तो नामकरण अब आप देख सकते हो क्या होता है। हमने मान लीजिए इतिहास लिखा, लेकिन हम जानते हैं कि शुरुआत में इतिहास में कोई भी काल विभाजन या नामकरण नहीं हुआ था, है ना। लेकिन अब नामकरण हुआ, नामकरण की समस्याएं क्या थी, नामकरण किस हिसाब से होना चाहिए था, कालों को किस प्रकार से बांटा, ये सारी चीजें हमारी, ये हम ध्यान रखेंगे किसके अंतर्गत आएगा, नामकरण के अंतर्गत आएगा। हालांकि दोनों चीजें आपकी बहुत बड़ी नहीं है, एक ही कक्षा में हम इनको पूरा कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरी चीज क्या है, अब आ जाते हैं हमारे काल। ठीक है, काल में अब हमारा क्या होगा, आदिकाल पहला, भक्ति काल, ठीक है, रीतिकाल, आधुनिक। ठीक है, ये 4 हमारे काल है ना। अच्छा, इन चारों में कॉन्सेप्ट आपको समझना है। सबसे पहले सीधे रचनाएं याद करने मत लग जाइएगा, कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि आदिकाल की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, उसका नामकरण, नाम क्या क्या रखा, कौन किस किस प्रकार के साहित्य उसके अंतर्गत थे, इत्यादि। ठीक है, तो विद्वानों की मत, ये सारी चीजें इसे बिल्कुल खैर काम आएंगी आपकी। तो कॉन्सेप्ट हमें इसका समझना है पहले, और फिर रचनाएं तो खैर हम याद कर ही लेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि जो आपकी याद करने वाली चीजें हैं रचनाएं, वो आप याद करना बिल्कुल शुरू कर दीजिए, उसको आपको भूलना ही नहीं है। यानी आज से ही आप जो है रचनाओं को याद करना प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आपका देखो कितना भी परसेंट, अगर आप एग्जाम को देख लो, आप जब पेपर को देखोगे तो आप ये पाओगे कि जो बेसिक सवाल है एकदम, जो ऑब्जेक्टिव सवाल थे वो बहुत पूछे जाते हैं मिलान के रूप में। ओवरऑल अगर हम पेपर को देखें, यानी हम कह सकते हैं कि 100 नंबर का, 100 क्वेश्चंस का हमारा पेपर होता है, तो 60 क्वेश्चंस हमारे लगभग मान सकते हो आप कि जो है किस प्रकार के होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं, जो जिनमें बस आपकी तैयारी, जो आपने ठीक से याद किया होगा, पढ़ा होगा, आपको रचनाएं वगैरह याद है, क्रम लगाने आते हैं, वो आप कर लोगे। ठीक है, और दूसरा जो 30 सवाल होते हैं वो बेसिकली हमारे होते हैं कॉन्सेप्चुअल,
ठीक है, कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं। और 10% 10 सवाल जो होते हैं वो कॉम्प्रहेंशन होता है, तो आपको पता ही है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ आदिकाल भक्तिकाल हो गया। आधुनिक आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल में तो कोई दिक्कत नहीं है, यह पद्य और गद्य दोनों हो जाते हैं। ठीक है, यानी पद्य साहित्य भी है यहाँ पर और गद्य साहित्य भी हमें दिखाई देता है। इधर आधुनिक काल में आदिकाल की पृष्ठभूमि करी, उसके बाद फिर उसकी जो है रचनाएं हमने देख ली, है ना। भक्ति काल पर आए। एक बात और ध्यान रखनी है कि सभी कालों को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ना है। आदिकाल के बाद भक्ति काल आया तो क्यों आया, किस कारण से आया, ठीक है, कब तक रहा, जनता पर इसका कैसा प्रभाव पड़ा, ये सब आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही रीतिकाल कि जहां एक हम देखते हैं मध्यकाल में कि एक तरफ लोग भक्तिमय वातावरण में थे, अचानक ऐसी क्या परिस्थितियां आई कि लोग जो है क्या हो गए, अब श्रृंगार में डूब गए। ठीक है, श्रृंगार में डूब गए, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। इन सब पर आधारित आते हैं कॉन्सेप्चुअल सवाल। ठीक है, तो इसीलिए इनके कॉन्सेप्ट हमें समझने होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा है आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में तो बहुत सारी चीजें हुई, आपको पता ही है, नव जागरण, ठीक है, खड़ी बोली आंदोलन, बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। गद्य की शुरुआत, ठीक है, पद्य में खड़ी बोली की शुरुआत, अंग्रेज हमारे देश में थे, उनका हमारे ऊपर अधिकार, ठीक है, ये सारी चीजें हमें आधुनिक काल में समझनी होंगी। ठीक है, नव जागरण क्या था, भारत में किसने शुरू किया, ये सारी चीजें हमें आधुनिक काल के भीतर समझनी। आधुनिक काल सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी तीनों इतने बड़े नहीं है, वो तो छोटे छोटे हैं, जल्दी हो जाएंगे। आधुनिक काल में बिल्कुल टाइम लगेगा, एक तो गद्य भी है और पद्य दोनों है उसमें। ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज इसके अंतर्गत आती है, अगर आपको याद रहे तो, क्या, अन्य गद्य विधाएं। ठीक है, अन्य गद्य विधाएं, डायरी, रेखा चित्र, ठीक है, आपके जो भी संस्मरण, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, सब कुछ आएगा अन्य गद्य विधाओं। इनको याद करने का तरीका क्या है कि पढ़िए, रटिए नहीं, बस पढ़िए, उनको रिवीजन करिए, बात आपको वही याद हो जाएगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि पिछले पेपर की मैं बात कर रही हूँ, और हमेशा आप देखना कि अन्य गद्य विधाओं से सवाल बहुत पूछे। कई बार ऐसे नाम पूछ ले जाते हैं जो हमारे सामने ही थे, लेकिन हमें लगा कि तो इम्पोर्टेंट ही नहीं थे, इम्पोर्टेंट नहीं है, हम छोड़ देते हैं। ऐसे भी नाम जो है कई बार पूछ लिए गए। तो इसीलिए एक बात ध्यान रखना कि अन्य गद्य विधाओं को अभी से आप पढ़ना शुरू कर दो, यानी उनको रिवाइज करना शुरू कर दो। मैं बताऊंगी भी पढ़ने का तरीका। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ हम आ गए अन्य गद्य विधाओं। गद्य में जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, अन्य गद्य विधाओं में हो जाएगा रेखा चित्र, डायरी, रेखा चित्र, डायरी, संस्मरण इत्यादि। ठीक है, एक और चीज हमारी यहाँ पर होगी, वो मैं आपको बताती हूँ क्या। ये तो खैर नहीं, रुको, गद्य विधाएं ये भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिंदी निबंध और आलोचना भी होगा उसमें, इसलिए सो ऑन मैंने लिख दिया है। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारे क्या, अन्य गद्य विधाएं। अब फिर क्या होता है, ये हमारा हिंदी साहित्य की हम बात कर रहे हैं, किसकी,
साहित्य की आधुनिक मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या क्या चीजें आ रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं? तो ये सबसे ज्यादा विस्तृत हमारा यही है अभी तक चारों में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये तो थोड़ा हिंदी साहित्य का विकास हमारा विस्तृत है, पर कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य शास्त्र हो गया, वैचारिक प्रश्न। अब आता है हमारा साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र में भी हमें एक भारतीय और कैसा हो गया, पाश्चात्य। लेकिन जैसा मैंने बताया, मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है और बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट हमारी नहीं है। यदि हम देखो यहाँ आते हैं तो ठीक है, कि काव्य लक्षण हेतु प्रयोजन, रस अलंकार प्रतिध्वनि, ठीक है, रस प्रस्कृति, साधारणीकरण, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। ठीक है, ये बस हमारे कुछ आलोचक, सॉरी कुछ जो है हमारे विद्वान इसमें एडेड है। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा ये, एक बार आप देख सकते हैं। दिख रहा है तो बताइए। ठीक है, सिंपल सी बात है ये, यहाँ आप देख सकते हैं। अब देख, चलो ये खैर हो गया हमारा, एक मिनट रुकना। हाँ, ठीक है, फिर आता है हमारा क्या, वैचारिक पृष्ठभूमि। तो जैसे वैचारिक पृष्ठभूमि मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें तो आपकी जब आधुनिक काल आप पढ़ोगे शुरुआत में तभी पूरी हो जाएंगी, नव जागरण इत्यादि। ठीक है, कुछ दर्शन है जो हमको पढ़नी है। ठीक है, यानी कुछ जो आपकी कुछ अन्य टॉपिक है जो हम क्लास में पढ़ेंगे, पर वो बहुत ज्यादा नहीं है। अब देख भी सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, देखो थोड़े से ही है बस। क्या है, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन। ठीक है, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यक। अच्छा, ये भी जैसे दलित स्त्री है, ये भी आपके पूरे हो जाएंगे जब मैं दलित साहित्य पढ़ाऊंगी। ठीक है, दलित विमर्श हम पढ़ेंगे, स्त्री विमर्श, तभी इनको समझा दूंगी, तो बाकी रचनाएं भी आपको समझ में आ जाएंगी। तो कुछ तो हमारा जो है हिंदी साहित्य के विकास में, हिंदी साहित्य के इतिहास वाली जो यूनिट है वो उसमें से ही पूरा हो जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान। अब आते हैं हम अपनी मुख्य चीज पर। सबसे ज्यादा बच्चों को टेक्स्ट में ही डर लगता है ना। सबसे बड़ा है टेक्स्ट, क्या होगा, कैसे पढ़ें, कैसे इनको समझें। ठीक है, देखिए, चलिए हिंदी उपन्यास सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें, नहीं, ये रहा हिंदी कविता। पृथ्वीराज रासो से लेकर और धूमिल तक की कविता, यानी हम देखते हैं कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की कविताएं इसमें संकलित है। ठीक है, इसमें बताई गई है, ये आपको पढ़नी है। अब देखो, कविताओं में तो ये हो सकता है कि कविताएं तो चलो क्लास में हो सकती है। ठीक है, दो ऑप्शन है, तो क्लास में भी हो सकती है, आप घर पे भी पढ़ सकते हो। हालांकि मैं बताऊंगी कविता छोटी भी होती है। तो मेरा मानना यह है कि आपको, जैसे मान लीजिए ऊपर वाले तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, वो सब तो मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, अब देखो, इसमें आपको जो पढ़ना शुरू कर देना चाहिए वो क्या क्या है ना। आधुनिक काल में आते हैं, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की जो तीनों सर्ग हैं वो आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, और बहुत टाइम नहीं लगेगा उनको पढ़ने में। ठीक है, साकेत का नवम सर्ग, चूंकि एक छोटा सर्ग है, छोटा सर्ग मतलब एक ही सर्ग दिया गया है, तो आप आराम से जो है पढ़ सकते हैं कविता की तरह। ठीक, पढ़ जाइए बस।
अब पढ़ना कैसे है, क्या करना है? जब भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो, आपको बता देती हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी, टेक्स्ट की, ठीक है, 2-4 प्रश्न उसमें हमें ध्यान, क्या प्रश्न है? पहला कि कौन सी रचना है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई, यानी कवि का नाम या लेखक का नाम, साहित्यकार का नाम, ठीक है। देखो ठीक है, साहित्यकार का नाम। तीसरी क्या चीज हो जाएगी, कब प्रकाशित हुई, ठीक है, ये बिल्कुल एकदम सामान्य चीजें ध्यान रखेंगे। चौथा क्या है, पात्र, ये देख, ठीक है, हर रचना में यही चीजें आपको ढूंढनी है। आप कोई भी कविता पढ़ रहे हो, कोई भी कहानी उपन्यास शुरू कर रहे हो, आपको ये ही कुछ जो प्रश्न है उसमें से करने हैं। क्या करने हैं, मान लीजिए मैंने जो है गोदान ले लिया, हमारा है ना, हाँ, गोदान मैंने ले लिया। अब गोदान को जब मैं पढ़ने बैठी तो परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रही हूँ, ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले गोदान एक, ठीक है, उपन्यास मतलब विधा हो गई, ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए, गोदान एक उपन्यास विधा है। दूसरा, गोदान किसने लिखी, प्रेमचंद ने लिखी, तो किसके द्वारा हुई, प्रेमचंद के द्वारा, ठीक है। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल भी लिखती हूँ, मैंने लिखा गोदान, ठीक है, उपन्यास, प्रेमचंद, कब प्रकाशित हुआ, 1936। समझ आ रही है बात या नहीं? 3 प्रश्नों के जवाब हुए, बिल्कुल बेसिक प्रश्न जिनसे बिल्कुल सवाल आ सकता है। समझ आ रही है बात या नहीं? बिल्कुल सवाल आ सकता है। सवालों का स्तर आपको नहीं पता कैसा आएगा, आसान से आसान भी आ सकता है कि आप कुछ चीजों को सोच रहे हैं आसान है, कामायनी के सर्ग भी पूछे जा सकते हैं कितने हैं, ठीक है, क्रम नहीं लगाने के लिए सर्ग भी पूछे जा सकते हैं कि कामायनी में सर्ग जो है कितने हैं। समझ आ रही है? तो क्वेश्चन का स्तर आपको नहीं पता चलेगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके का जो है आ सकता है, ये ध्यान रखिए। आपको कुछ पॉइंट्स पर फोकस जरूर करना है, ठीक है, जो मैं पॉइंट्स यहाँ बताती जा रही हूँ उन पर। टेक्स्ट आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे गोदान की मैं बात कर रही हूँ, मैंने गोदान की यहाँ बात की, ठीक है, कि गोदान सबसे पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी विधा है। अच्छा, कहानी कविता, कहानी कविता, और यदि हम बात करेंगे उसमें उपन्यास में तो हम बता देते हैं, लेकिन अन्य गद्य विधाओं में अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले क्या कि कौन सी विधा है, ठीक है। दूसरी बात क्या कि किसके द्वारा, यानी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया गोदान। हाँ, गुड आफ्टरनून बच्चे, कोई बात नहीं, आज खैर फर्स्ट डे ही है और मैं आपको बस थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है, तो कोई नहीं, वो आप बाद में भी आराम से देख लीजिएगा। अभी जहां हम चल रहे हैं आप एकदम सही वक्त पर जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे किसके बारे में, कि टेक्स्ट को कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो ध्यान देंगे टेक्स्ट को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके सवाल जो आएंगे वो टेक्स्ट में से ही आएंगे, तो टेक्स्ट पर हमारा मुख्य फोकस होना चाहिए एग्जाम, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पर यही बता रही हूँ, इसमें आपके कोई भी डाउट होंगे,
कोई भी अगर आपको ये लगेगा कि कोई सवाल है, अगर आप कोई सजेशन देना चाहो कि ऐसे भी पढ़ सकते हैं, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, स्वागत है। गुड आफ्टरनून बच्चे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे मैंने गोदान उपन्यास लिया। गोदान में मैंने क्या देखा, ये उपन्यास विधा है, गोदान में पढ़ने जा रही हूँ। अब दो तरीके से पढ़ूंगी, एक तो ये कि भाई मेरा मन है उपन्यास पढ़ने का, मैं उपन्यास पढ़, लेकिन अब हम तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, तो हम परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम पढ़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सॉरी, परीक्षा की दृष्टि से हम अब जो है उपन्यास को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी कि गोदान एक उपन्यास विधा है। दूसरी चीज मैं क्या देखूंगी कि गोदान प्रेमचंद ने लिखा, उसके राइटर कौन है, प्रेमचंद। तीसरी चीज मैं क्या देखूंगी, यहाँ पे देखो कि गोदान कब प्रकाशित हुआ, तो 1936 में, ठीक है। उनका अंतिम उपन्यास माना जाता है पूर्ण, ठीक है, पूर्ण अंतिम उपन्यास। तो ये ध्यान रखेंगे 1936 में जो है गोदान आपका क्या हुआ, प्रकाशित हुआ 1936। 3 बेसिक सवाल तैयार हो गए आपके कि भाई रचना का नाम, रचनाकार का नाम और प्रकाशन कब। कई बार ऐसा होता है रचना का प्रकाशन 2 बार होता है, तो भी आप ध्यान रखेंगे कि 2 ही प्रकाशन आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नमस्ते बेटा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अब इतना हो गया। अब हमारे हुए पात्र, पात्र कौन कौन से, यदि आप जून 2026 का पेपर उठाएंगे तो पात्र वहां पे खूब पूछे गए, और ये सब बेसिक सवाल होते हैं एकदम, जिनमें नंबर हमारे कटने ही नहीं चाहिए। समझ आ रही है बात, एकदम नंबर कटना ही नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे होते हैं पात्र। अब चलो जरा बताओ कि गोदान के पात्र कौन कौन से हैं, आपको नाम कुछ तो याद होगा, जरा जितना मुझे याद है, चलो मैं लिखती हूँ, आप भी मुझे बताओ फटाफट। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ जो है पात्र बिल्कुल लिख दिए, गोबर, होरी, झुनिया, ठीक है। अब कुछ नहीं, मुझे सारे पता होने चाहिए। पात्र उनके चरित्र चित्रण, ठीक है, यहाँ चरित्र चित्रण भी मैं लिख देती हूँ कि कौन किस रूप में है। ठीक है, कि अगर होरी है तो क्या है, एक गरीब किसान है होरी। गोबर होरी का बेटा है, ठीक है। सिलिया क्या है, एक निम्न जाति की महिला है। मेहता कौन है, मालती कौन है, मिस मालती कौन है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ये कुछ भी कठिन चीज नहीं है, यानी जब भी आप कोई भी टेक्स्ट शुरू कर रहे हैं, कोई भी विधा पढ़ रहे हैं, तो आपको इन प्रश्नों को एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, इन प्रश्नों को लिख लो आप लोग, और जब भी कोई टेक्स्ट पढ़ना शुरू करो तो इस तरीके से पढ़ो। फिर आप देखो कि आपके ना एक भी नंबर कट जाए तो बताना, कट ही नहीं सकता यदि आपने इस तरीके से तैयारी की तो टेक्स्ट की, ठीक है। अब देखिए, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या, पृष्ठभूमि, ठीक है, वातावरण, कि जो भी विधा है उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्या उसका वातावरण है। अब कहोगे मैम ये कैसे पता चलेगा, ये आप जब रचना को पढ़ लोगे, ठीक है, बीच बीच में आप बिल्कुल अंडरलाइन भी करोगे, कुछ चीजें लिखोगे भी कि यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, आधुनिकीकरण का प्रभाव है, जाति प्रथा, ठीक है, जातिगत भेदभाव यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सब आपको पता चलेगा। यानी अब आपको पृष्ठभूमि तो पहले से सिंपल सी बात है, पता चल जाएगी, गरीब किसान की कथा है भाई, भारतीय किसान की जीवन गाथा है, तो भारतीय किसान की जीवन गाथा, ठीक है। और फिर जब धीरे धीरे आप रचना को पढ़ोगे तो कुछ कुछ पॉइंट्स आपके खुद ब खुद बनते जाएंगे, तो वो आपको लिखने, ठीक है। पृष्ठभूमि, ठीक है। संवेदना, मतलब मैंने हालांकि इन दोनों को अलग अलग लिख दिया है, पर ये दोनों पॉइंट्स मान लीजिए एक है, पृष्ठभूमि, संवेदना, वातावरण, इन तीनों को आप मिक्स करके जो है लिख सकते हो, ओके। मुख्य उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य भी खैर वो उसी में आ जाएगा। फिर है हमारे अंत में क्या, संवाद, कुछ जरूरी संवाद हमारे होते हैं, ठीक है। आपको मालूम ही है, आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल जानते हैं कि संवाद आपको वहां पर मिलेंगे, है ना। तो संवाद आपको मालूम होने चाहिए।
अच्छा, आप संवाद कैसे, वैसे तो देखो दृष्टि वाली जो एक हमारी पुस्तक है नेट जेआरएफ की, उसमें संवाद मुख्य मुख्य अंत में आप देखोगे टेक्स्ट में लिखे हुए, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगी कि अगर आपको कोई चीज परोसी हुई मिल रही है तो आप केवल उसी पे यकीन करो, ठीक है। आप स्वयं जब उपन्यास को पढ़ोगे, ठीक है, या कहानी पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे, आप खुद उसमें से देख पाओगे कि हाँ ये लाइन बिल्कुल अंडरलाइन करने की, ये अच्छा वाक्य है, ठीक है, ये आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उनको आप सिंपल अंडरलाइन कर दीजिए, रटिए नहीं, सिर्फ अंडरलाइन कर दीजिए, दैट्स, बाद में जो रिवीजन आप जो है कर सकते हो, दैट्स इट। अंडरलाइन कर लोगे या हाईलाइट कर दोगे तो आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, कोई इसमें आपको समस्या होगी नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये संवाद हमारे हो गए। अगर आपने इस तरीके से किसी भी टेक्स्ट को पढ़ लिया तो आप यकीन मानिए आप कभी भी टेक्स्ट में सवाल गलत नहीं करोगे, है ना। हाँ बिल्कुल बच्चे, आज से हमारी रेगुलर क्लास जो है शुरू हो गई है, तो अब रेगुलर ही क्लास चलेगी, आपका टाइम भी यही रहेगा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी कुछ दिनों के लिए भी आपका टाइम खैर यही रहेगा, तो रेगुलर क्लास रहेगी। अभी मैं क्लास पर भी बात करूंगी कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, उस पर भी हमें बात करनी होगी, तो उसके बारे में अभी हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले टेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाने का तरीका बता दिया, ठीक है। तो टेक्स्ट में अब आपको क्या करना है, अगर आप सच में चाहते हैं, देखो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप नेट क्लियर करो, नेट नहीं हमें क्लियर करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, जेआरएफ है, ठीक है। अगर आप सच में चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका जेआरएफ निकल जाए, तो आज से ही, एकदम आज से ही अपना टाइम टेबल ना सेट कर लो, बिल्कुल, ठीक है। अभी थोड़े दिन के लिए सब भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, भूलना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए टाइम टेबल सेट कर लो, और आज से जितनी भी आपकी टेक्स्ट में कहानियां लगी हुई हैं, ठीक है, या कविता कोई अगर मान लो आपको पसंद है, ठीक है, कहानियां आपकी लगी हुई हैं, उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए और उसके स्वयं के नोट्स बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। हाँ, तो स्वयं के नोट्स बनाना जो है उसके शुरू कीजिए। तभी, एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि तभी सफलता के चांसेस एकदम ज्यादा, जब आप स्वयं मेहनत करेंगे, नोट्स बनाना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कहानियां यहाँ बताऊंगी नहीं, डेफिनेटली मैं बताऊंगी, उनकी जो बेसिकली वैचारिक पृष्ठभूमि है वो सब भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, वो मेरा काम है। लेकिन जब मैं कहानी आपको बताऊंगी तो कम से कम आप कहानी आपने पढ़ी रही होगी तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कहानी पढ़ लेंगे, गद्य विधाएं छोटी मोटी तो सब पढ़ लेंगे, डर किस में लगता है बताओ, सबसे ज्यादा डर किस में लगता है आपको, ये बताइए। कहानी में, उपन्यास में, निबंध, निबंध तो चलो बहुत ज्यादा नहीं है ऐड, कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, सबसे ज्यादा डर अगर मैं पूछूं तो किसमें आपको लगता है, ये बताइए फटाफट से, क्या लगता है कि, अच्छा क्लास में एक बात ध्यान रखिएगा कि सवाल जवाब करते रहना है, बातचीत करती रहनी है, ठीक है। आप, मैं कुछ पूछ रही हूँ उसका जवाब डेफिनेटली देना है, पढ़कर आना है, ठीक है, पढ़कर क्लास में बैठिए, है ना। ये नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या क्या मैं आपको बता रही हूँ, वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन जब आप भी थोड़ा सा उसके बारे में जानकर आओगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। कविता से डर लगता है, ठीक है, स्टोरी कहाँ से पढ़नी है ये भी मैं बताती हूँ। तो कविता से डर लगता है, देखो सबसे पहले कविता से डरने की वाली कोई बात नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि यहाँ तक तो मैं आपको करवाऊंगी ही करवाऊंगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मीरा तक, ठीक है, मीरा तक तो हम क्लास में ही पढ़ेंगे, हालांकि उसके बाद भी हम क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से कुछ कविताएं ऐसी होंगी हमारी जो आप स्वयं पढ़ सकते हो, मैं वो बताऊंगी, वो भी मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि आप उनको स्वयं एक बार पढ़, ठीक है, जैसे सिर्फ पढ़ लें, और जो बेसिक सवाल आप, मतलब जो भी उसके बारे में लिख सकते हैं कविता पढ़कर, जो भी आपको समझ में आया वो आप जो है आराम से साइड में कॉपी में लिख लो। जैसे कविता हो गई, रचनाकार कौन है, कब प्रकाशित हुई, किस काल की रचना है, ठीक है, उसके पात्र, पात्र तो खैर कविता में कई बार मिलते हैं, वैसे अक्सर नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ फिर भी अगर किसी व्यक्ति की वहां बात हो रही है तो आपको उसका नाम लिख लेना है, ठीक है। दूसरी बात, यानी जो पात्र है, पात्र बिल्कुल मिलेंगे, जो पात्र, जैसे राम की शक्ति पूजा तो राम हो गए, विभीषण हो गए, ठीक है,
इस हनुमान हो गए, ये सब आप लिखेंगे। दूसरी बात क्या, पात्र हो गए, फिर संवाद। अब संवाद तो कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो आपको समझ में आएंगी, ठीक है। और उसके बाद एक हमारी चीज होती है संवेदना। संवेदना में आप कविता अगर आपको कठिन लगती है तो आप बस इतना करना कि जो भी कविता को पढ़कर 2-4 लाइन में आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, वो आप जरूर लिख लें। फिर जब मैं क्लास में हम लोग कविता पढ़ेंगे तो फिर आप उससे देख सकते हैं कि क्या आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, क्या एड ऑन करना है, क्या हटाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्या और आपको जो है बेहतरीन तैयारी जो है आपकी होती रहेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात उपन्यास। उपन्यास में डर लगता है, मैं जानती हूँ, उपन्यास क्योंकि बड़े होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो उपन्यास खैर आपके काफी सारे ऐड भी कर रखे हैं। इसमें से कुछ उपन्यास हमारे होंगे जो आपने पढ़े होंगे डेफिनेटली, बीए में, एमए में मुझे लगता है पढ़े, ठीक है। जैसे गोदान हो गया, है ना, या वेलांचल हो गया, है ना, मानस का हंस भी आई थिंक आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उपन्यास मैं ये नहीं बोलूंगी चलो कि आप जो है, हाँ, तो जैसे अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप जो है उपन्यास पढ़ने आज से ही शुरू करने लग जाओ, एकदम पढ़ना शुरू, क्योंकि उपन्यास एक बड़ी विधा है, इसलिए मैं उपन्यास पर इतना जोर नहीं दूंगी कि आप पढ़ो, ठीक है। तो उपन्यास के लिए मैं ये एक चीज आप भी करोगे, एक चीज मैं भी करूंगी कि मैं आपको उपन्यास की पूरी अच्छे से कहानी, संवेदना, सब कुछ समझा दूं, ठीक है। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि कुछ अच्छी समीक्षा, यानी गूगल पे टाइप करके समीक्षा नहीं करनी कि गूगल पे डाला गोदान की समीक्षा बताओ, नहीं, वो बस आपको नहीं पढ़नी, किसी अच्छे लेख से, जिसे आप गूगल पे जब डालोगे कि गोदान की समीक्षा तो बहुत सारे आर्टिकल्स आपको दिखेंगे, आर्टिकल्स में से आपको किसी की उसकी समीक्षा पढ़नी, एक अच्छे आर्टिकल, ठीक है। उससे क्या होगा कि कुछ बिंदु आपके वहां से क्लियर होंगे और कुछ जो चीजें वहां से क्लियर होंगी आप वो लिख भी सकते हैं संवेदना पृष्ठभूमि के तौर पर, ठीक है, वातावरण के तौर पर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि केवल उपन्यास में कथा से काम नहीं चलेगा, है ना, ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसीलिए मैंने क्या बोला कि लेख से पढ़ना है, समीक्षा गूगल से नहीं पढ़नी कि मैंने लिखा कि हिंदी की उपन्यास गोदान की समीक्षा बताओ तो वो कहानी बताने लगा कि एक किसान था, होरी था, ठीक है, इत्यादि इत्यादि, नहीं, होरी किसान था, किस प्रकार का किसान था, कि विचारधारा कैसी थी, गांव का माहौल कैसा था, ठीक है, जो वहां पे एक आधुनिक सभ्यता, शहरीकरण, शहरी जो व्यवस्था दिखाई है वो किस प्रकार की थी, ये सब हमें समझना पड़ेगा। अगर आप उपन्यास नहीं पढ़ सकते तो मैंने आपको बता दिया कि आप जितने भी हमारे उपन्यास हैं, ठीक है, उनके लिए एक एक लेख से जो है पढ़ना शुरू करो, ठीक है, एक एक लेख, अच्छा लेख, मैं बल्कि आपको रेफरेंस भी दे दूंगी, वो सही रहेगा। उससे क्या होगा कि आपको उसकी समीक्षा भी समझ में आएगी और कुछ जो बिंदु हैं आपके एग्जाम से संबंधित जो बिंदु होंगे वो भी आपको समझ में आएंगे, ठीक है। ये तो हो गए उपन्यास हमारे। अब आते हैं हम कहानियों पर। कहानियां तो देखो बड़ी भी नहीं है और कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, छोटी छोटी होती है। अगर ज्यादा से ज्यादा बहुत टाइम नहीं है तो 2 दिन में आप एक कहानी फिर भी पूरी कर सकते हो। हालांकि कहानी ऐसी होती है कि एक बार आप पढ़ने बैठे तो फिर पूरी हो जाती है। अच्छा, कहानी पढ़नी कब है? कहानी जब आपका वैसे तो मन कर रहा है पढ़ सकते हो, लेकिन जब आपको लग रहा है कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, और आप जाओगे तो क्या ही करोगे, फोन ही चलाओगे, है ना, रील्स ही देखोगे, तो बेटर क्या रहेगा, कहानी ले ली, चलो एक कहानी पूरी करते हुए चले जाते हैं, दैट्स इट। ये जो टेक्स्ट है ना, इसके लिए आपको अलग से कोई ऐसा समय नहीं निकालना, ये आप जो अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हो, ठीक है, उनको वहां पे भी आप बिल्कुल इसको समय दे सकते हो। अब सोने जा रहे हो, ठीक है, अब सोने जाने में हमारा शेड्यूल क्या होता है, जब हम सोने जाते हैं तो क्या करते हैं हम, रूटीन हमारा क्या होता है, हम फोन लेते हैं और रील्स देखते हैं, और तब तक रील्स देखते हैं, तब तक रील्स देखते हैं कि जब तक नींद ना आ जाए, होता है कि नहीं। बेटर क्या है कि आप कहानी उठाओ, ठीक है, और पढ़ना शुरू करो, 4-5 पेज पढ़ोगे, जितना समझ में आएगा आएगा, नींद भी अच्छी आ जाएगी, फोन का भी इस्तेमाल नहीं करोगे और कहानी भी, यानी एक चीज से आपके 3 काम हो रहे, ठीक है। और केवल यदि हम फोन चलाते हैं तो रील्स रील्स देखते हैं, तो बेटर क्या है कि रात को सोते समय पढ़ लो, सुबह उठे हो, अभी कुछ और पढ़ने का मन नहीं है, थोड़ा लाइट सा मूड है, तो कहानी पढ़ लो, ठीक है। संडे का दिन दे दो। तो कहानियां तो इस तरीके की है कि आप, अगर मैं
अगर आप अच्छे पढ़ना चाहो तो इन सारी कहानियों को आप मैक्सिमम 10 से 15 दिन में खत्म कर दोगे, और कुछ भी नहीं है। साथ में बस जो मैंने आपको एक प्रॉपर वो बताया हुआ है कि क्या करना है, इस पैटर्न का ध्यान रखना है। इस पैटर्न को सब लोग लिख लो, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो इसको लिख लीजिए। किस पैटर्न का आपको ध्यान रखना है, किस पैटर्न से आपको टेक्स्ट पढ़ना है। और अगर आप इस पैटर्न से टेक्स्ट पढ़ोगे तो आप देखो कि मैं 100% श्योरिटी के साथ ये कह सकती हूँ कि कम से कम आपका टेक्स्ट वाला सवाल तो गलत नहीं हो, ठीक है, होगा ही नहीं, ठीक है। ये है बहुत वास्ट लगता है पर इतना है नहीं। अब देखिए दूसरी बात क्या, यहाँ हम देख सकते हैं तो कहानी आप जो है आज से ही पढ़ना शुरू। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप जो है यहीं से पढ़ना शुरू करो, जो कहानी आपके पास अवेलेबल हुआ। कहानी पढ़नी कैसे ये भी मैं आपको बता, वैसे तो मैं ये कोशिश जल्दी से जल्दी ये कोशिश करूंगी कि सारा टेक्स्ट एक पीडीएफ में आप लोगों के लिए मैं अपलोड करवा देती हूँ, ठीक है। लेकिन जब तक मैं नहीं अपलोड करवा रही हूँ तब तक मैं बता रही हूँ, इससे आप सिंपल मान लो आपको मन हुआ कहानी पढ़ने का ईदगाह, ठीक है, तो आप गूगल पे भी अगर ईदगाह डालोगे तो आराम से आपको कहानी मिल जाएगी। या जैसे एक वेबसाइट भी है hindisumay.com, वहां आपको लगभग रचनाएं फ्री में मिल जाती हैं, डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से होगी कि आप पीडीएफ से नहीं पढ़ो, ठीक है, या फोन में नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ोगे कैसे, प्रिंट आउट निकाल। जब तक मान लो मैं पीडीएफ अपलोड करवा रही हूँ, जब मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी तब आप उसको डाउनलोड करके बिल्कुल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। लेकिन जब तक नहीं है तब तक आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर ही पढ़ेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये आपको जब एग्जाम की तैयारी आप करोगे ना तब आपको समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। तो hindisumay.com हो गया, गूगल हो गया, कुछ भी आप पढ़िए। अच्छा, एक और तरीका होता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको लगता है कि कहानी बोरिंग लग रही है, नहीं मजा आ रहा, बोरिंग कहानी है, तो बहुत सारी कहानियां हमारी इसमें ऐसी भी हैं, ईदगाह हो गई, बहुत सारी कहानियां ऐसी भी हैं जिन पर शॉर्ट फिल्म्स भी बनी हुई। तो कहानी पढ़ ली और जैसे काम कर रहे हो, घर का कुछ कर रहे हो, होम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी उठपटांग कर रहे हो और लग रहा है कि वहां जो है कान में लीड लगा सकते हो, ईयरफोन लगा सकते हो, तो उस कहानी को, शॉर्ट स्टोरी को देख लो, 20 से 25 मिनट की होती है, दैट्स इट। तो जो कहानी आपको पढ़ी आपने थोड़ी बोरिंग लगी, वो और क्लियर आपको हो जाएगी क्योंकि विजुअल्स होंगे, है ना, दृश्य श्रव्य माध्यम सबसे बेहतर होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उपन्यास में भी सेम ऐसा है, बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं, जैसे गोदान पर पूरी एक, मुझे लगता है कि एक पूरी फिल्म बनी हुई है ना, गोदान, हालांकि याद अगर पता नहीं आपको तो नहीं याद होगा, एक चैनल होता है डीडी नेशनल, तब भी वो आता था, आर्ट्स में आता था, तो मुझे लगता है यूट्यूब पे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। दूसरी बात, इसमें अगर हम देखेंगे, एक मिनट, हाँ, तो ये आप जो है ना शॉर्ट स्टोरीज भी देख सकते हो, इससे आपको फायदा होगा, है ना। स्टार्टिंग में अच्छा शो नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अभी तो शो हो रही है ना क्लास, कोई समस्या नहीं है, हो सकता है कि नेटवर्क की में भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आज कर हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो है हम सिलेबस ही डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ हमने नया शुरू नहीं किया, ठीक है। तो मैं बस आपको यही बता रही थी। तो मैं क्या बता रही थी कि हमें क्या करना है कि कहानियां, आप लोग बताओ, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो आज से ही कहानियां पढ़ना शुरू कर देंगे, जल्दी बताइए कि कितने लोग हैं जो आज से ही कहानियां पढ़ना शुरू कर देंगे, जो कहानी आपको पसंद हो। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शुरू से लेके अंत तक हम चले, ठीक है। और मुझे ये भी आप लोग बताइए कि इन कहानियों को आप कितने दिन में पूरा कर लोगे, क्योंकि अगला भी तो हमको देखना है ना, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इन कहानियों को आप कितने दिन में पूरा कर लोगे, कम से कम समय में करना है हमको पूरा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मैम एक महीने का टाइम नहीं है, क्योंकि और भी विधाएं हैं हमारे, तो इसीलिए कहानियों को मैं आपको अगर दे रही हूँ एक टारगेट, तो 10 डेज, समझ आई बात, 10 दिन के अंतर्गत ये कहानी आपकी हो जानी चाहिए। देखो अभी बच्चे रिप्लाई करें, गुड, हाँ, दूरदर्शन वाली गोदान निर्मला सब देखी है ना, तो कहानी याद होगी। देखो मैं आपको ये चाहती हूँ कि आप स्मार्ट वर्क करो, जैसे चीज आपको समझ में आ जाए। अब विजुअल जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि चीज लंबे समय तक हमें याद रहती है, इसीलिए यदि मान लो आपको कोई कहानी है, आप सिंपल, मैं अपनी बता रही हूँ, मैं यही करती हूँ
कि जैसे मान लो कहानी मेरा भी पढ़ने का मूड नहीं है आज, मैंने कहा मैं कल पढ़ूंगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करती हूँ यूट्यूब पे उसको सर्च करती हूँ, कोई ना कोई उसकी शॉर्ट फिल्म पड़ी होती है, वो कहानी मैं वहीं देख लेती हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती कि फिर उस कहानी को नहीं पढ़ती, उस कहानी को मैं फिर पढ़ती हूँ, क्योंकि पढ़ने से फिर मुझे समझ में उसमें जो वाक्य है ना, संवेदना मुझे समझ में पढ़ने से आएगी, ये ध्यान रखें। तो इसीलिए एक रेफरेंस के तौर पर मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ वीडियो को, लेकिन उसको मुझे एग्जाम तक नहीं कि भाई एग्जाम में वीडियो देख ली हो गया, ये नहीं करना। कहानी आपको पढ़नी ही है, डायलॉग्स आपको वहीं से मिलेंगे, है ना। तो हाँ बिल्कुल, आज से ही सब लोग स्टार्ट करेंगे, सब लोग रिप्लाई कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी बताएं। 10 दिन के अंतर्गत आपकी सारी कहानियां पढ़ जानी चाहिए। और एक बात ध्यान रखो, केवल पढ़नी नहीं है, क्या करनी है, ये जो हमने नोट्स बनाए, ये जो हमने पैटर्न तैयार किया है, इसके अनुसार आपको नोट्स भी बनाना है, ठीक है। आपको ये बहुत फायदेमंद साबित होगा, ये ध्यान रखें, ठीक है, कि आपको नोट्स भी जो है बनाने हैं इस तरीके से। तो देखिए बिल्कुल भी मुश्किल आपके लिए नहीं होगा। जो सबसे कठिन हमारा एक जो डर है ना, टेक्स्ट क्या होगा मैम, टेक्स्ट में क्या होगा, वही देखिए वही आपके सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा, ये ध्यान रखो। अब कहानी पर हम आ गए, अब नाटक। नाटक तो खैर देखो, नाटक मैं आपको बताऊं, आगरा बाजार जैसे नाटक है, इस बार जो है उसमें प्रश्न आया था, ठीक है, आगरा बाजार पर जो हबीब तनवीर का नाटक है। हालांकि मैंने देखो पढ़ा है ये, ठीक है। पढ़नी कैसे है, कहाँ से, मैंने बताया ना पढ़नी, जैसे मान लो जो कुछ देखो एक वेबसाइट है, ये हर साहित्य के विद्यार्थी को ना पता होनी चाहिए, ठीक है, hindisamay.com, ठीक है, hindisamay.com। आप यहाँ पर भी जाके कोई भी रचना जो आपको आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आराम से वहां जाके सेलेक्ट कर सकते हो, आपको मिल जाएगी, आप वहां पढ़ सकते हो। प्रिंट आउट मैंने बोला है निकाल लो। अदरवाइज अगर आप सिंपल गूगल पर भी क्लिक करते हो, ठीक है, तो भी जो है आपको मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं होती। जैसे मैं आपको बता भी देती हूँ, रुको एक, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डाला है, एक मिनट, एक बार मैं बस आपको क्लियर भी कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ डाला ईदगाह कहानी, ठीक है, चलो ठीक है। अब ईदगाह कहानी मैंने यहाँ डाला, अब देखो पहली ही वेबसाइट ओपन हुई जहां पर ईदगाह कहानी क्या हुई कि यहाँ पर देखो दिखने लगी, हिंदी कहानी ईदगाह। सिंपल, आपको यहाँ से हिंदी की जो कहानी है आप आराम से जो है यहाँ पे देखो पढ़ सकते हो। समझ आई बात? तो आसान है। जब तक पीडीएफ अपलोड, अभी ये देखो पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए पीडीएफ अपलोड कर दूंगी सारी कहानी वगैरह का, तो आप वहां से जो है पढ़ लेंगे। लेकिन चूंकि आज से ही हमको शुरू करनी है, तो आप जो है ये काम बिल्कुल कर सकते हैं, आसान है, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे, नाटक पर। नाटक देखिए, नाटक में सवाल बिल्कुल आते हैं। अब नाटक देखो, पढ़ने से ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें क्या लगते हैं, देखने में लगते हैं, लेकिन हमको पढ़ने तो पड़ेंगी, है ना। नाटकों की समीक्षा इत्यादि मैं बताऊंगी आपको, डोंट वरी। जैसे दृष्टि की जो पुस्तक है उसमें जरूरी उसके संवाद भी हैं, लेकिन नाटक आप अगर मेरी बात माने तो एक बार यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, यानी एक्ट हो चुके हैं, ठीक है, जो है बिल्कुल जिनका मंचन हो चुका है, तो वो मंचन आप जरूर देखेंगे, ठीक है, जरूर देखेंगे। उससे आपको, अगर आप नाटक नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको जो है पूरा नाटक अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा क्या, निबंध। अब निबंध में तो बहुत डर लगता है ना। निबंध और आलोचना दो सबसे डरावनी चीज होती है, आलोचना ज्यादा होती है, निबंध तो चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब निबंध कैसे पढ़नी है, निबंध देखो बहुत बड़े बड़े तो नहीं है, एक आध दो को छोड़ दूं तो बिल्कुल बड़े नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग भी है ना। आपको करना क्या है कि जो इंटरेस्टिंग निबंध होंगे, जो आपको लग रहा है कि सरल भाषा में समझ में आ रहा है, वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे कुछ मैं आपको समझाऊंगी, जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं, पढ़ लोगे, बहुत आसान है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, पढ़ लोगे, बहुत आसान है, ठीक है। शिव शंभू के चिट्ठे, चलो रुक जाओ, उठ जाग मुसाफिर,
मजदूरी और प्रेम, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये सब थोड़े आसान आसान से हैं जो आपको आराम से समझ में आ सकते हैं, तो आप इनको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी की मैं आपको बताऊंगी। अब आता है हमारा क्या, 10वीं यूनिट, आत्मकथा जीवनी अन्य कथा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें लगेगा कि भाई ये तो उपन्यास जैसे ही हो जाता है, बड़ा तो होता ही है, तो फिर से कोई समस्या नहीं है, इन सब की समीक्षा मैं आपको बताऊंगी ही। इन सब के लिए भी जो लेख वाला एक मैंने आपको आइडिया बताया था, वही मैं सजेस्ट करूंगी कि एक आर्टिकल आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि इसकी संवेदनाएं आपको समझ में आ सके। एक समीक्षा अच्छी पढ़नी है, समझ आ रही है बात या नहीं? देखो, मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप पढ़ जाओ पूरा टेक्स्ट, लेकिन मैं भी जानती हूँ कि वो संभव नहीं है। अब उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, ये सब आप जो है अभी 3-4 महीने के अंतर्गत नहीं पढ़ सकते। हाँ, अगर आप मान लो 1 साल से तैयारी कर रहे हो, है ना, यानी मतलब मान लो आपने 1.5 साल से तैयारी शुरू की और अभी तक आपने एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है, तो आपके पास टाइम था इनफ कि आप इनको पढ़ सकते थे। लेकिन अब चूंकि आपके पास टाइम नहीं है, कुछ तो आपने पढ़ रखे होंगे, है ना, तो आप, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 4 महीने में सारे पढ़ जाओ, संभव ही नहीं है। इसीलिए मैंने इसका एक ऑल्टरनेटिव जो है ढूंढा है, जो मैंने आपको बताया कि समीक्षा पढ़ेंगे लेकिन अच्छी, एक अच्छा आर्टिकल, एक अच्छा लेख जो हमारी समझ को क्या करेगा, विकसित करेगा, है ना, जो हमें उस नाटक के बारे में या उस उपन्यास के बारे में, उस आत्मकथा के बारे में अच्छे से समझा देगा। समझ आ रही है बात? तो ये हमारा पूरा एक प्लान है पढ़ने का, मैंने आपको बताया है कैसे पढ़ना। अब चलिए, अच्छा, आपके एग्जाम में 1-2 चीजें तो अच्छी होती है, जैसे नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग तो तुम लोग भूल ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं आएगा उस पर हम तुक्के भी मार सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं। एक नेगेटिव चीज बस ये है कि ऑनलाइन होता है, तो मुझे तो पर्सनली ऑनलाइन एग्जाम बहुत पसंद नहीं है, बट अगर आपको अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम की मुझे लगता है कभी कई बार उसमें शॉर्टेज पड़ जाती है, तो नेगेटिव मार्किंग हमारी नहीं है। पेपर 2 में अब फोकस हमें क्या करना है? पेपर 1 में तो देखो आपको अपना टारगेट बनाना ही पड़ेगा। पेपर 2 में यदि हम आ जाएं तो आप मुझे ये बताओ कि आपका कितना जो है टारगेट है कि 100 में से मुझे इतने प्रश्न सही करने हैं। बताइए फटाफट से कि 100 में से मुझे इतने प्रश्न सही करने हैं। फिर मैं आपको अपना टारगेट जो है बताती हूँ कि आपको इतना तो जो है करना ही चाहिए। ठीक है, मैं 100 तो नहीं बोलूंगी कि 100 कर दो तो अच्छी बात है, और हम 100 लेकर नहीं चलेंगे, 100% रिजल्ट हम लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, 95 भी हम नहीं लेके चलेंगे। हम कितना लेके चलेंगे, अगर मैं आपको बता दूं कि 150 हमारे टोटल, हमारे इसमें कितने होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ठीक है, 150 हमारे क्वेश्चंस हो गए, 50 हमारे ऑब्वियसली पेपर 1 में हो गए और 100 हमारे पेपर 2 में हो गए। ठीक है, मैं यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ, पेपर 1 50 और पेपर 2 100। ठीक है, अब हमें फोकस करना है किस पर, हिंदी के पेपर। 90 आपने बोला, ठीक है, वेरी गुड। बिल्कुल, हम जो एक एस्टिमेट हम लेके चल रहे हैं कि हमारा पेपर 2 में कम से कम 80 से लेकर 90 तक जो है प्रश्न हमारे सही होने चाहिए। ठीक है, 80 से 90 मैंने रखा है। ठीक है, अब 80 से 90 मान लो आपके 80 सही हुए, मैं एकदम कॉर्नर पे जा रही हूँ कि 80 आपके सही हिंदी में, और अगर आपने 30 वहां सही कर दिए, कहाँ 30 तो कर ही दोगे फर्स्ट पेपर में, इतना मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि नहीं, ये बताओगे फर्स्ट पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करना, 30-35 तो कहीं नहीं जाने चाहिए उसमें, है ना, तो ये 30 तो मैं मिनिमम, मैंने 30 मान के चला है कि 30 यदि मैंने मान लो कर भी लिए तो आपके 110 हो गए टोटल क्वेश्चन सही, तो उम्मीद होती है कि जेआरएफ आराम से निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं। ठीक है, कोशिश तो करना कि वहां पे आप 35 तक सही करो, है ना, और यहाँ 80 से 90 के बीच में आपका स्कोर होना ही चाहिए, तो आपका रिजल्ट नेट या जेआरएफ कहीं भी नहीं जाने। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अगर जेआरएफ भी नहीं होता है तो नेट तो पक्का क्लियर है, कोई इसमें सोचना ही नहीं। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि टारगेट बना के हमको चलना है। अच्छा, अपने विषय में थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस भी रहता है, भाई 100 सवाल आएंगे तो हम ये कोशिश भी करेंगे
हार्ड नहीं है, वही तो बोल रही हूँ मैं, हार्ड बिल्कुल नहीं है। मैं आपको अपना बता रही हूँ, मैंने शुरुआत में हालांकि क्लास में बताया था, मैंने जेआरएफ निकाला था, मैं डेट बता रही हूँ आपको, 2018 में निकाला था। आज से चलो 8 साल पहले की बात है, 8 साल पहले की बात है, ठीक है। जेआरएफ निकाला था, उसी वक्त क्या हुआ, नया नया पैटर्न चेंज हुआ था एग्जाम का, ठीक है। तो मैं एग्जाम देने गई, अब पैटर्न मतलब पैटर्न पहले से बताया नहीं गया था कि चेंज वेंज इस तरीके से हुआ, सवालों का तरीका जो है चेंज हुआ, ठीक है। अब सवालों का तरीका चेंज हो गया। अब मान लीजिए मैं घर आई, ऑब्वियसली भाई मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ निकला था, सेकंड तो मुझे देना ही नहीं था, तो फर्स्ट में ही मैंने सोचा कि जेआरएफ ही निकलेगा। लेकिन जब हम घर आए, हमने नंबर लगाए, तो क्या हुआ, मैं आपको अपना एग्जैक्ट स्कोर बता रही हूँ। फर्स्ट पेपर तो मेरा ये मान लो छूट ही गया था, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में मैंने 30, हाँ 30 मेरे सही थे, ये मैं श्योर थी कि 30 तो एकदम सही है। और सेकंड पेपर मेरा सबसे बढ़िया हुआ। सेकंड पेपर में मैंने क्या किया था स्कोर 80, एक मिनट रुको, 80 से 85 के बीच में, समझ आ रही है बात, इतना मैंने स्कोर किया था, आराम से जेआरएफ निकल गया एकदम स्मूथली, कुछ नहीं। क्यों हुआ ऐसा, क्यों मैंने इतना स्कोर किया, अब यही चीज मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मुझे फर्स्ट पेपर पे अपने उतना भरोसा नहीं था, मैंने उसकी बहुत तैयारी की नहीं थी, ठीक है। मुझे बस इतना था कि मैं 30 सवाल तो कैसे भी सही करके आऊंगी उसमें, ठीक है, इतना बेसिक हमें आता है। आज लेकिन ऐसा नहीं है, अब पेपर का स्तर बढ़ गया है, कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है, तो आपको उसमें भी अच्छी तैयारी बिल्कुल करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, मुझे बस ये चीज थी कि भाई मुझे अपना पेपर 2 अच्छा करना है, मैं जितने भी मार्क्स गेन कर सकती हूँ ज्यादा से ज्यादा इसी के अंतर्गत जो है, इसी इसी में गेन कर सकती हूँ, तो इसलिए मेरा ज्यादा फोकस पेपर 2 पर हो गया, है ना। तो चलो पेपर 2 पर हो गया मेरा फोकस, पेपर 2 अच्छा भी हो गया और आराम से निकल, इसलिए मुश्किल कुछ भी नहीं होता कि मुश्किल है, हार्ड हार्ड नहीं है, बस स्ट्रेटेजी हमारी सही होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, देखो आराम से एग्जाम निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ बोलने में नहीं है कि 80 यहाँ सही कर लो, 30 वहां सही कर लो तो नेट तो जेआरएफ हो जाएगा, बोलने में नहीं है, एक्चुअली में हो सकता है ना। जिन लोगों का होता है, उनका होता है ना, तो 80 और 30 40 वो सही करके आते हैं, तो एक्चुअली में ये बिल्कुल हो सकता है, ये ध्यान रखना। अब इसमें बस आपको यही करना होगा कि मेरे साथ आपको मेहनत करनी, तो मेहनत मैं भी आपके साथ करूंगी, ठीक है, लेकिन अच्छी मेहनत तभी हो पाएगी जब आपका पूरा रिस्पॉन्स उसमें, तो क्लास आपको डेली लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है कि डेली आप जो है क्लास लीजिए, डेली जब जब मतलब एब्सेंट तो थोड़ा कम होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, मैंने क्या नहीं बताया, मैंने सब बता तो दिया। लाइव चैट शो नहीं हो रही, हो सकता है बेटे कुछ समस्या हो मे बी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अब अगली कक्षा से हम लोग शुरू करने जाएंगे। अच्छा, आप भी मुझे ये बता सकते हो कि आपको पहली कक्षा कहाँ से शुरू करनी है। वैसे मेरा तो ये ख्याल था कि मैं हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरू करूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ से अपनी शुरुआत अगली कक्षा से करते हैं, साहित्य इतिहास दर्शन को समझते हुए, और फिर आदिकाल भक्तिकाल को पढ़ेंगे, ठीक है। ये सही है, क्योंकि जो आपकी पहली दूसरी यूनिट है वो तो मैं आपको कभी भी पूरा करा दूंगी, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह में भी पूरा करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो आसान है, उतनी कठिन नहीं है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा विस्तृत है, तो इसीलिए अगली कक्षा से हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो आप थोड़ा सा पढ़कर आएंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, कुछ पुस्तकें किसी ने मुझसे पूछी नहीं है अभी तक, पूछना चाहिए ना, किताबें कौन सी पढ़नी है, पुस्तकें, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ये ध्यान रखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा एक हमारा होगा, हाँ डोंट वरी, मैं जो ये हमारा, हालांकि मैं चलो अपलोड भी करवा देती हूँ, लेकिन ये जो क्लास हमने आज लिए हैं, सिलेबस ऐड है, तो ये पीडीएफ आपके पास
पहुंच जाएगी, तो आप बिल्कुल आराम से उसको निकलवा लेना। हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। संवेदना, ठीक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र भी एक डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। इनमें से हाँ नगेंद्र की है तो कोई समस्या नहीं है। हाँ देखो, जो आपकी रेगुलर क्लास की टाइमिंग है वो यही रहेगी, यानी 3:15 बजे से हमारी क्लास शुरू होगी, ठीक है। यदि कुछ मेजर चेंज नहीं होता है तो अभी तो यही रहेगी, 3:15 से हमारी 4:45 तक क्लास चलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हाँ ठीक है, अगर डॉक्टर नगेंद्र की आपके पास पुस्तक है तो आप डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दीजिए, यानी कोई ना कोई इतिहास ग्रंथ तो आप अपना पकड़ लीजिए जिसको कि आपको पढ़ना ही है, अच्छे से समझते हुए चलना है, अंडरलाइन कुछ चीजें करते हुए चलिएगा बाद में रिवीजन के लिए, ठीक है। तो डॉक्टर नगेंद्र, तो डॉक्टर नगेंद्र, संवेदना का विकास है, संवेदना का विकास। दूसरी बात, यदि आपके पास शुक्ल की कोई किताब है तो शुक्ल की किताब है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास अगर है तो ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ये ध्यान रखेंगे। एक इसको तो आपको बस ये काम कर लो, सबसे बेस्ट तरीका इसको पढ़ने का, रात में सोते समय पढ़ो, अच्छी नींद भी आ जाएगी और जो है 2-4 पन्ने समझ में भी आ जाएगी, सबसे अच्छा है ना। क्योंकि मैं जानती हूँ इतिहास की पुस्तकें थोड़ी सी बोरिंग लगती हैं, लेकिन अब हमें पढ़नी तो है, समझनी है, तो ऐसा समय ढूंढो या फिर अर्ली मॉर्निंग ढूंढो, ठीक है, जब माइंड एकदम फ्रेश रहता है तब। तो इन दोनों टाइम आप देख सकते हो, है ना, बाकी जो आपको सुटेबल रहे, है ना, ये बस मेरा सुझाव था। तो इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी क्लास में रोज मौजूद रहना है, पढ़कर थोड़ा सा आना है, पढ़कर मतलब अब ये नहीं कि शुक्ल की किताब से आप सीधे पढ़कर आओगे पूरे दिन आज पढ़ूंगी, अगर पढ़ ले तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं तो कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि ये इसकी क्या परिभाषा है, क्या इसको हम कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या है, थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आप लोग जो है पढ़कर आएंगे और अगली कक्षा हमारी नियमित तौर पर इसी वक्त हमारी होगी, ठीक है। अच्छा, एक मैं अपने बच्चों को हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि यदि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपको मान लीजिए कुछ समझ नहीं आ रही तो कभी भी झिझकिएगा मत, हमेशा पूछ लीजिएगा, चाहे कितनी बार भी आप मुझे पूछो कि आपका जवाब मैं जरूर दूंगी। दूसरी बात, यदि आपको पढ़ाने का तरीका मान लो आप ये चाहते हैं कि आप इस तरीके से इस चीज को समझना चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, इतना तो हमें जो है क्लोज रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दिसंबर का एग्जाम हमारा टारगेट है, इसी को अपना हमें टारगेट बनाए रखना है, ठीक है। और जेआरएफ पे हमें फोकस करना है। शुरुआत में 3 चीजें मैंने लिखी हुई है, ये देखो, अगर आपको याद हो, देखो कि हमें इस पे फोकस करना है क्योंकि इससे हमारी 3 चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की भी तैयारी इसी से हमारी हो रही है। क्लियर है बात या नहीं? तो आज की कक्षा को यही हम विराम देते हैं और अगली कक्षा से अब हम सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। हालांकि बीच बीच में बिल्कुल हंसी ठहाका भी लगता रहेगा, लेकिन हाँ टारगेट हमारा दिसंबर 2026 रहेगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें एग्जाम क्लियर करना है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहानी आज से ही आप पढ़ना शुरू कर दो और बाकी मैं आपका सब संभाल लूंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा, सी।